हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के एजुकेशन कोर्स पर। आज हम देखेंगे पंचायती राज के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पंचायती राज क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उन सभी को एक एक करके समझेंगे और देखेंगे ये कितना ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो देखें और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले बात ये आती है कि पंचायत राज की ज़रूरत क्यों पड़ी। कभी भी कोई टॉपिक होता है आप हमेशा सोचते हैं ना, क्यों इसकी आवश्यकता हुई, पंचायती राज की आवश्यकता हुई क्यों। देखिए, जितना अगर बात करी जाए, भारत एक बहुत बड़ा राज्य है। मतलब अगर देखा जाए राज्य के तौर पर, एक राष्ट्र से मतलब है, भारत एक बहुत बड़ा देश है। इस देश में जो पंचायतों की आवश्यकता हुई वो इसलिए हुई कि गांधी जी का कहना था कि जो सत्ता है उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण उसका होना चाहिए। और विकेंद्रीकरण का सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि जिस स्तर पर जो लोग हैं वो अपने हिसाब से, या कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें बताई गई, इनके हिसाब से वो आसानी से काम कर सकेंगे और बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा ना तो राज्य सरकारों के ऊपर और ना ही केंद्र सरकारों के ऊपर। और बाकी जब जो आती हैं पंचायतें, वो किसके अंदर आती हैं? वो आती हैं राज्य सरकारों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती हैं? राज्य सरकार के अंतर्गत। ठीक है, अब राज्य सरकार के अंतर्गत की अगर मैं बात करूं तो इसमें कहाँ से ये अवधारणा आई, ये भी जरा देख लेते हैं। हम जानते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। डीपीएसपी के बारे में मैंने पहले भी आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, और जिन लोगों ने नहीं देखा है उसका लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर देख लीजिए, नहीं तो सीधा जाके आप पीके एजुकेशन कोर्स टाइप करिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा यूट्यूब पर जाकर। भारत का संविधान के नाम से पूरी प्लेलिस्ट है, आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलेंगी देखने को। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका जो उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य होता है? इसका उद्देश्य था कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जो राज्य हैं और जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं सुखी और समृद्धपूर्ण जीवन जिए वहाँ पर, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे आवास से संबंधित हो, चाहे न्याय से संबंधित हो, और चाहे धरोहर से संबंधित हो, वहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं, पशुपालन, कृषि, हर चीज़ इसमें बताई गई है और सबका सब अलग अलग आर्टिकल में इसको डिफाइन किया गया है। शिक्षा की बात करेंगे, जैसे तो बताया गया कि 45वें अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि निःशुल्क सहायता होनी चाहिए बच्चों के लिए, जो एजुकेशन हो वो फ्री एजुकेशन हो 6 वर्ष तक। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इसमें शामिल हैं। अब इसी के अंतर्गत एक आता है आर्टिकल, बात करूँ तो 40वें आर्टिकल, 40वें अनुच्छेद के अंतर्गत बात कही गई है कि ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात यहाँ पर बताई गई है। अब देश के जो ग्राम हैं उनमें स्वशासन के लिए इनके हिसाब से कुछ काम वहाँ पर किए जाए, तो इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया। और देखिए इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, ये आया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसमें, और ये 1992 में आया था और ये लागू हुआ था 1993 में। इसी के हिसाब से अगर देखा जाता है तो 24 अप्रैल को हर साल क्या होता है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के बार मनाते हैं। ठीक है ना, ये कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कह लीजिए, कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन हुआ और कहा गया कि भाई गाँव के लिए पंचायतों की आवश्यकता है, और इनके लिए क्या हो कि एक विकेंद्रीकरण की जो अवधारणा है उसको हम फॉलो करेंगे और यहीं से ये काम शुरू करेंगे। पंचायती राज अब हो कितने स्तर का, ये इस बात पर भी मुख्य बिंदु था। तो कहा गया कि 3 स्तरीय व्यवस्था इसमें होनी चाहिए। 3 स्तरीय की अगर बात करें, 3 स्तरीय में अगर हैं तो ग्राम पंचायतें हों, क्या हों? ग्राम पंचायतें हों, और पंचायत समिति और जिला परिषद। इस तरीके की बात करी गई कि 3 तरीके की पंचायत जो व्यवस्था है वो करी जानी चाहिए। एक है डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर मैं बात करूं, और दूसरी है ब्लॉक लेवल पर, और तीसरी है विलेज लेवल पर। अब इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है, अब थोड़ा सा लिखा हुआ देखते हैं क्या है। भारत में पंचायती राज शब्द का जो अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से किससे है, जो गांव के लोग हैं उनका शासन और प्रशासन में किस तरीके से भागीदारी हो, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो व्यवस्था करी गई किसकी, ग्राम पंचायतों की, इसके लिए ये पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही कि यहाँ पर
ग्राम स्वशासन पद्धति से बात करी गई। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया जाता है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो यही पूछ लिया जाएगा आपसे कि ग्राम पंचायतें किसके अधीन आती हैं, तो आपको पता होने चाहिए राज्य सरकारों के अधीन आती हैं। और दूसरी बात, विधानसभा द्वारा इसे स्थापित किया जाता है। अगर कोई अधिनियम बनता है इसके लिए और पारित हो जाता है तो विधानसभा के हिसाब से इनका गठन होता है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की बात करी जाए ताकि सभी को न्याय मिल सके अच्छे से, और जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी हो सकें, जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से फॉलो हो ताकि लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो अच्छे से मजबूत हो सकें। इसी ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया। देखिए, अगर बात करी जाए बहुत अच्छे से लेवल पर देखो, एक कोई शहर है, जो स्तर मुंबई और दिल्ली का होगा रहने का, वो छोटे शहरों का नहीं होगा। जो छोटे शहरों का होगा वो उनसे जो छोटे शहर हैं उनका नहीं होगा, और जो उनसे छोटे शहर हैं यानी कि गाँव की तरफ अगर रुख करेंगे तो गाँव में मूलभूत आवश्यकताएं की अगर बात करें, सड़क हो गया, बिजली हो गया, शिक्षा हो गया, वहाँ के रोजगार हो गए, आवास हो गए, ये सारी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कहा गया कि विकेंद्रीकरण आवश्यक है ताकि गाँव का भी विकास हो सके। किसी देश का, किसी राज्य का, किसी गाँव का विकास किन चीज़ों पर आधारित होता है? आपकी जो मूलभूत अगर आवश्यकताओं की बात करूं, स्वच्छ जल मिले आपको पीने के लिए, आपकी एजुकेशन अच्छी हो, वहाँ पर सड़कें जो हों वो आसानी से उपलब्ध हों, और ऐसा ना हो कहीं कि बहुत दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर जाने के लिए इमरजेंसी में कोई साधन नहीं अवेलेबल है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कुल मिलाकर ग्राम की अवधारणा को आगे लाते हैं कि ग्रामों में सभी तरीके के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सब मुहैया कराई जाएँ और उनका विकास आसानी से हो सके। इसलिए हमने ग्राम पंचायतों की अवधारणा को लिया हुआ है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। कई बार ये पूछा जाता है कि इसे संविधान में कब शामिल किया गया। अगर आपको पता है अनुसूची, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी इसके लिए, प्लीज़ जिसे भी पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं ऐसे बता चुकी हूँ आपको पहले कई बार। भारतीय संविधान अधिनियम में से जोड़ा गया संविधान में। पंचायती राज के विकास के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखते हैं, बलवंत राय मेहता जो थे, इनसे कहा जाता है कि इन्होंने एक तरीके की नींव रखी थी। तो बलवंत राय मेहता समिति के बारे में देखते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है और कई बार पूछी गई है। अब इसका था जनवरी 1957 में भारत सरकार के सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्यों करने के लिए उनको सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। कौन सी समिति थी? वो यही समिति थी। इस समिति के जो अध्यक्ष थे वही थे बलवंत राय मेहता, इसीलिए इनके नाम पर इस समिति का नाम पड़ा। समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्वायत्तता की योजना की सिफारिश इन्होंने की थी। इन्होंने अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में इसे जाना गया। जो इनकी समिति थी, रिपोर्ट थी, उसे बाद में किस नाम से जाना गया? उसे जाना गया पंचायती राज के रूप में। समिति में दी गई इनकी सिफारिशें बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। जरा देख लेते हैं क्या क्या सिफारिशें इन्होंने करी थी। इन्होंने कहा था 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की जाए। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत हो वो पंचायत समिति हो, और जिला स्तर पर जिला परिषद हो। ये तीनों आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा गठन से जुड़े होने चाहिए। मतलब बात करेगी कि जो इनका चुनाव हो वो तीनों का अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं कि ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए। जो ग्राम पंचायत बने उसकी क्या हो कि उसमें तो चुने हुए प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हों, लेकिन अगर बात करी जाए किसकी, कि जब पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन हो तो वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों के द्वारा होने चाहिए। ये क्या हो, जो अप्रत्यक्ष रूप से सदस्य हैं उनके द्वारा चुने होना चाहिए। अब अगर बात करूं मैं आपसे, जैसे ग्राम पंचायत की फॉर एग्जांपल बात करती हूँ, ये ग्राम सभा है, इसके नीचे ग्राम पंचायत आएगी। आपकी ग्राम पंचायत के बारे में अगर देखें, ग्राम पंचायत होगी, इसमें क्या होंगे, आपके बोर्ड के पंच होंगे और क्या होगी, और इसमें कुछ सहायक सदस्य भी होंगे। इसमें समितियां भी बनेंगी। जो समितियां क्या होंगी, उत्पादन के स्रोत के लिए भी हो सकती हैं, शिक्षा और सामाजिक शिक्षा विकास के लिए भी हो सकती हैं, और अगर बात करी जाए तो समाज एवं दलित वर्ग जो होता है उसके कल्याण के लिए भी यहाँ पर समितियां बनाई जा सकती हैं, और न्याय उप समिति भी हो सकती है। मतलब हर तरीके से कहा जाए ना, चौमुखी विकास गांव का जो है वो होना चाहिए। इसमें क्या होता है, ग्राम सेवक होता है, एक पदेन सचिव ग्राम पंचायत का होता है, और सरपंच और उप सरपंच होते हैं। तो इसमें ये सारी चीजें आपको किस पे बताई गई, ग्राम पंचायत के बारे में ये चीज मैंने आपको बताई है यहाँ पर।
अब सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए। अब जो मैंने अभी आपको समितियां बताई इस तरीके से बनकर ये काम करेंगी। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय और जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षक निकाय होना चाहिए। यहाँ पर देखिए बात करी जा रही कि जो जिला परिषद होगा उसको सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण, मतलब वो समय समय पर उन चीज़ों की जांच करता रहे। इन सारी चीज़ों के देखने के लिए बताया गया कि ऐसा इसको होना चाहिए। किसको? जिला परिषद को। जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो जिला अधिकारी होना चाहिए। कौन इसका अध्यक्ष होता है? इसका होता है जिला अधिकारी होता है। इन लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति तथा उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए। हमेशा लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो मजबूत जड़ है वो क्या है? जनता का शासन, जनता के लिए और जनता द्वारा। तो इससे ही अपेक्षा की जाती है कि जो भी काम हो वो जनता के हित में हो। तो लोकतंत्र निकायों की शक्ति और उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण हो, मतलब वास्तविक तरीके से लोग इनका प्रयोग कर सके। अब देखते हैं इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए ताकि ये अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सकें। अपने स्रोत का मतलब हो गया चाहे वो फाइनेंशियल चीज़ें हों वो सही समय पर मिलने चाहिए, संसाधन है, मानवीय संसाधन है या फिर और भी संसाधन है वो सही समय पर, जो भी कुल मिलाकर स्रोत हैं वो इनको सही समय पर मिलने चाहिए ताकि ये अपने कार्यों को आसानी से कर सकें। भविष्य में अधिकारों के और अधिक प्रत्यायन के लिए एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए। भविष्य में अगर और किसी भी तरीके की आवश्यकता होती है तो ऐसे भी काम यहाँ पर किए जाने चाहिए। समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में क्या किया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन परिषद ने किसी विशिष्ट प्रणाली या नमूने पर जोर नहीं दिया था। ऐसा कुछ नहीं कहा था कि बिल्कुल ऐसा ही हो या कोई ऐसी ही पद्धति हो। यह राज्यों पर छोड़ दिया ताकि वे अपनी स्थानीय स्थिति के अनुसार इन नमूनों को विकसित करें, किंतु बुनियादी सिद्धांत और मुख्य आधारभूत विशेषताएं पूरे देश में समान होनी चाहिए। इसी के आधार पर बात करी जाए, राजस्थान, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली जो बनी थी पंचायती राज व्यवस्था वो कहाँ पर लागू हुई थी, तो बात करी जाएगी तो इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और राज्य कौन सा था? राजस्थान था। और डेट क्या थी? 2 अक्टूबर 1959। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस योजना को 1959 में लागू किया। इसके बाद अधिकांश राज्यों ने इस योजना का क्या किया? प्रारंभ किया। यद्यपि 1960 के दशक के मध्य तक बहुत से राज्यों ने पंचायती राज संस्थाएं जो थी वो स्थापित कर ली थी। फिर भी राज्यों की इन संस्थाओं में स्तरों की संख्या, समिति और परिषद की सापेक्ष स्थिति, इसका कार्यकाल, संगठन, कार्य, राजस्व और अन्य तरीकों में अंतर था। हर राज्य में काम जो तरीके थे वो सब तरीके से क्या थे? अलग अलग थे। कहीं पर अलग तरीके के काम थे और कहीं पर जो व्यवस्था थी कि कितने टाइम के लिए बनेगी, उन सभी चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस था। तो उदाहरण के लिए राजस्थान में 3 स्तरीय पद्धति को अपनाया गया था और जबकि तमिलनाडु में कितनी अपनाई गई? 2 स्तरीय पद्धति को अपनाया गया था। और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो 4 स्तरीय पद्धति को अपनाया गया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश पद्धति में पंचायत समिति मजबूत थी क्योंकि नियोजन और विकास की इकाइयां ब्लॉक थी। कौन थी? जो नियोजन और विकास था उसकी इकाइयां क्या थी? ब्लॉक थी। जबकि महाराष्ट्र और गुजरात की अगर बात करी जाए पद्धति में जिला परिषद शक्तिशाली थी क्योंकि योजना और विकास की इकाई जिला थी। क्या थी? योजना और विकास की इकाई यहाँ पर जिला थी। कुछ राज्यों ने न्याय पंचायत की भी स्थापना की जो छोटे दीवानी या आपराधिक मामलों के लिए भी यहाँ पर थी। अब अगर देखते हैं कि अध्ययन दल तथा समितियां, इसमें देखें तो 1960 में पंचायती राज व्यवस्था की कार्यप्रणाली के विविध पक्षों का अध्ययन करने के लिए जो समितियां थी वो बनाई गई थी। अशोक मेहता समिति को अगर मैं देखूं, अशोक मेहता दूसरी समिति है, देखते हैं इसमें क्या है। ये भी काफ़ी बार पूछी गई है और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज जो था उसकी एक समिति का गठन किया और इसने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी वो 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब इसमें क्या था कि इसने इस पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु कुछ इसमें भी सिफारिशें करी गई। सिफारिशें तो बहुत सारी हैं पर कुछ जो महत्वपूर्ण है उनको देख लेते हैं। 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति को 2 स्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए। देखिए बलवंत राय ने क्या कहा? 3। उसके बाद जो दूसरी बनी अशोक मेहता, इन्होंने कहा 3 से हटाकर इसे 2 कर दो।
जिला परिषद जिला स्तर पर और उसमें नीचे मंडल पंचायत में, जिसमें 15,000 से 20,000 संख्या जो हो गाँव की, वो उतनी होनी चाहिए। राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। कहा जा रहा है कि विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही पहला बिंदु हो। जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए और वह जिला स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। क्या बनाया जाए कि जो योजनाएं बने और जो विकास हो उसके लिए जिम्मेदार इन्हीं को बनाया जाना चाहिए। पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की अधिकाधिक भागीदारी हो। जब पंचायत के चुनाव हो तो सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हों और सभी की भागीदारी इसमें की जाए। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान भी अनिवार्य शक्ति हो, मतलब कहाँ पर ये टैक्स लगा सकते हैं, कहाँ पर क्या करें, ये भी पावर इनके पास होनी चाहिए। देखिए, कोई भी चीज़ तभी मजबूत हो पाएगी जब वो आर्थिक रूप से और डिसीजन लेने में मजबूत होगी। तो अगर राज्य ये पावर दे देगा गाँव को या जो वहाँ पर जो जिला है उनको कि भाई आप टैक्स किस तरीके से ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, वो मजबूत बनेंगी। जिला स्तर के अभिकरण और विधायकों से बनी समिति द्वारा संस्था का नियमित सामाजिक लेखा परीक्षण होना चाहिए ताकि यह ज्ञात हो सके कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुभेद समूहों के लिए आवंटित राशि उन तक पहुंच रही है अथवा नहीं। ये भी कहा गया कि भाई जिला स्तर पर जो भी काम हो रहे हों और या जो भी पैसा जिन जिन योजनाओं के लिए आवंटित किया गया है, क्या वो वास्तविक रूप से उन्हीं में खर्च हो रहा है, कहीं इसका भी निरीक्षण होना चाहिए। इसका भी क्या होना चाहिए कि देखा जाए समय समय पर कि भाई जो पैसा जिस चीज़ के लिए दिया गया है वो है वहाँ पर या फिर नहीं है। राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। जो राज्य सरकारें हैं वो जो पंचायती राज व्यवस्था है उस पर अतिक्रमण ना करें। आवश्यक अधिक्रमण करने की दिशा में अतिक्रमण के 6 महीने के भीतर क्या हो, दोबारा चुनाव हो जाने चाहिए। अगर कभी ऐसा होता है कि पंचायतों का कार्यकाल जो है वो समय से पहले अगर खत्म हो जाएगा तो क्या हो, 6 महीने के भीतर उसे दोबारा करा लेना चाहिए। न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रूप में देखा जाना चाहिए। जो न्याय पंचायत है उसको क्या होना चाहिए, अलग निकाय के रूप में देखा जाना चाहिए। यह योग्य न्यायाधीश द्वारा एक सभापतित्व किया जाना चाहिए। जो भी एक न्यायाधीश है वहाँ पर योग्य होना चाहिए, उसको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, उस हिसाब से उसको रखा जाएगा और वही वहाँ का सभापतित्व करेगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त से के परामर्श से पंचायती राज चुनाव कराए जाने चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचायती राज चुनाव कौन कराता है, तो आपको समझ में आया ना, मुख्य चुनाव आयुक्त से परामर्श करके पंचायती राज चुनाव कराए जाते हैं। विकास के कार्य जिला परिषद को स्थानांतरित होने चाहिए और सभी विकास कर्मचारी इसके नियंत्रण की देखरेख में होने चाहिए। अगला है, देखते हैं, पंचायती राज के समर्थन में लोगों को प्रेरित करने में स्वैच्छिक संगठनों की भी भूमिका होनी चाहिए। कुछ ऐसे अपने आप से संगठन बनाए जाने चाहिए जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो और वो लोगों को पंचायती राज के लिए काफ़ी प्रेरित करें। पंचायती राज संस्थाओं के मामले में देखरेख के लिए राज्य मंत्री परिषद के एक मंत्री की भी नियुक्ति होनी चाहिए। जो राज्य की मंत्री परिषद हो वहाँ पर एक ऐसा मंत्री हो जो पंचायती राज व्यवस्थाओं की देखरेख करे। उनकी संख्या के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी क्या करे, सीटों का आरक्षण करें। और महिलाओं की अगर बात करें तो 1/3 सीटें आरक्षित होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। इसमें उन्हें उपयुक्त हैसियत मतलब पवित्रता और महत्ता के साथ सतत जो सक्रियता है उसका भी आश्वासन मिलेगा। इससे क्या होगा कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनमें एक संवैधानिक जब मान्यता मिल जाती है किसी चीज़ की तो क्या होता है, वो आसानी से और हक से उस काम के लिए कर सकते हैं और उसके लिए वो कह सकते हैं। समिति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व जनता पार्टी सरकार के भंग होने के कारण केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। फिर भी 3 राज्य कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए कुछ कदम उठाए। इन लोगों ने क्या किया, जो कुछ राज्य थे पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, इन्होंने इसके लिए काफ़ी काम किए। ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपको बस जो शुरू में भी ये बताया है कि ग्राम पंचायतें कैसी होती हैं, क्या इनकी आवश्यकता हुई, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए कहा गया, क्यों बनाया गया, तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।